लोकेश अपनी माँ गीता, पत्नी आरती और बेटी पूजा के साथ एक गांव में रहता था। पहले तो लोकेश के पास काफी जमीन थी और खेती का काम भी अच्छे से चल रहा था। पर माँ की बीमारी के चलते धीरे धीरे उसकी सारी जमीन बिक जाती है और अब लोकेश के पास खेती करने के लिए जमीन भी कम हो जाती है। उसका परिवार पहले से ही गरीब था, पर अब उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। घर की जरूरतों को पूरा करने और माँ के इलाज के लिए लोकेश ने गांव के जमींदार से पैसे उधार लिए थे। लोकेश के पास कुछ खेती की जमीन तो बची थी, पर उस पर इतना अनाज नहीं हो पाता। खेत में उगने वाले आधे अनाज को वो अपने और अपने परिवार के लिए रख लेता था और जो बच जाता था उसे बाजार में बेचकर जो पैसा मिलता उससे वो अपना कर्ज और घर के बाकी खर्च चलाता था। पर अब तो खेत ही आधा रह गया था तो अनाज भी आधा हो गया। कर्ज के पैसे चुकाने में भी बड़ी मुश्किल हो रही थी और साथ घर खर्च के लिए भी पैसे नहीं बच रहे थे। एक दिन जमींदार लोकेश को अपने पास बुलाता है और कहता है, लोकेश, कर्जे की रकम कब चुकाएगा? मालिक, आपको तो पता है ना मेरी हालत के बारे में। मैंने क्या तेरा ठेका ले रखा है? मुझे मेरे पैसों से मतलब है बस। कब देगा ये बता। मालिक, अभी तो नहीं है मेरे पास। जैसे ही मेरी फसल बिकेगी सबसे पहले आपके पैसे देने की कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं, मुझे मेरे पैसे चाहिए। मालिक, घर में एक बीमार बूढ़ी माँ है। माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं होते हैं मेरे पास, तो आपको कहाँ से दूं मैं पैसे? ऐसा कहकर लोकेश रोने लगता है। तब जमींदार गुस्से में कहता है, देख लोकेश, मुझे ये मगरमच्छ के आंसू मत दिखा। जिसे देखो पैसा देने के नाम पर रोना शुरू कर देता है। और जब दे नहीं सकते तो लेते क्या हो? और सुन मेरी बात। लोकेश अपने आंसू पोंछकर उसकी बात सुनता है। अगर 2 महीने में तूने मेरे पैसे नहीं दिए तो जो ये तेरा घर है और तेरा बचा हुआ खेत, ये भी मैं तुझसे छीन लूंगा। अब तुझे क्या करना है ये तू सोच ले। पर मालिक, आप हमारा घर ले लोगे तो हम रहेंगे कहाँ? नहीं मालिक, ऐसा मत करिएगा। ऐसा कहकर लोकेश जमींदार के पैरों में गिर जाता है। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मालिक, आप तो देख ही रहे हैं इस बार बारिश कितनी ज्यादा हो रही है। फसलें भी खेतों में खड़े खड़े खराब हो रही हैं। कौन खरीदेगा खराब फसलों को? अरे भाई, अगर बारिश ज्यादा हो रही है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कराई है क्या ज्यादा बारिश? नहीं नहीं मालिक, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कराई है बारिश। देख लोकेश, तू मेरा दिमाग मत खराब कर। जिस दिन सारे पैसे दे देगा उस दिन बात करना। लोकेश जमींदार ये सब बातें सुनकर रोने लगता है और उसके आगे बैठ जाता है। जमींदार को उसको अपने सामने बैठा देखकर और रोता देखकर बहुत गुस्सा आता है और जमींदार लोकेश से कहता है, चल निकल यहाँ से। अब 2 महीने बाद आऊंगा तेरे घर में, तब पैसे दे दिए तो ठीक है, वरना अपने रहने के लिए कोई और ठिकाना ढूंढ लेना। बाद में मत बहाना या आंसू मेरे सामने। ऐसा कहकर जमींदार लोकेश को लात मार देता है और लोकेश वहाँ से बिना कुछ बोले रोता हुआ निकल जाता है। उसकी पत्नी और बेटी आंगन में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। अपने पिता को आता हुआ देखकर उसकी बेटी भागकर लोकेश के पास आती है। बाबा बाबा, आप आ गए? माँ देखो ना, बाबा आ गए। अपनी बेटी को अपनी तरफ आते देखकर वो तुरंत अपने आंसू पोंछ लेता है। अरे पूजा बेटा, तुम क्या कर रही हो यहाँ? आज तुम अपनी सहेली के घर खेलने नहीं गई क्या? बस बाबा, जा रही हूँ। आपको देखा तो रुक गई थी। बाबा देखो ना, मेरे कपड़े कितने खराब हो गए हैं और अब तो सर्दी अभी आ गई है। आप इस बार सर्दी से बचने के लिए मेरे लिए अच्छे से कपड़े ले आना। अपनी बेटी की ये बात सुनकर लोकेश अपनी भीगी हुई आंखों से उसकी तरफ देखकर कहता है, हाँ पूजा, बाबा इस बार सर्दी से बचने के लिए तुम्हारे लिए अच्छे से कपड़े लेकर आएंगे। आरती अपने पति लोकेश को उसके आंसू पोंछते हुए देख लेती है और समझ जाती है कि जमींदार नहीं माना है। वो पूजा को वहाँ से जाने को कहती है। अरे पूजा, बाबा अभी थक कर आए हैं ना, अब तुम जाओ अपने दोस्तों के साथ खेलो। तब से तुमको बुला रहे हैं बेटा। हाँ माँ, जा रही हूँ, आती हूँ मामा थोड़ी देर में। ऐसा कहकर पूजा वहाँ से चली जाती है।
पूजा के जाने के बाद आरती अपने पति लोकेश से पूछती है, क्या हुआ जी, क्यों इतना परेशान दिख रहे हो? कुछ नहीं आरती, बस अभी अभी जमींदार के पास से आ रहा हूँ। हाँ, आपको परेशान देखकर मैं समझ गई थी। क्या कहा उसने जी? और क्या कहेगा आरती, पैसे मांग रहा था और मेरे पास नहीं है देने को। तो आपने बोला नहीं उसको कि अभी हालत खराब चल रहे हैं, जैसे ही ठीक होते हैं कोशिश करते हैं देने की? मैंने बोला था, मैंने ये भी बोला था, पर नहीं माना इस बार। अच्छा, पर क्या बोला ऐसा कि आप इतने परेशान दिख रहे हो? उसने कहा कि अगर इस बार हमने उसके पैसे नहीं दिए तो वो ये घर और हमारा खेत दोनों ले लेगा, और इस सर्दियों में फिर हम कहाँ जाएंगे? कुछ भी समझ नहीं आ रहा आरती, कुछ भी नहीं। ऐसा कहकर लोकेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपने पति की आंखों में आंसू देखकर आरती लोकेश के कंधे पर प्यार से थपथपाते हुए कहती है, आप चिंता मत करो जी, सब ठीक हो जाएगा। हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो भगवान हमारे साथ इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? आप देखना, कोई ना कोई हल निकल ही आएगा तब तक। लोकेश की माँ गीता अंदर पलंग पर लेटे लेटे लोकेश और आरती की सारी बातें सुन रही थी। वो लोकेश को अपने पास बुलाती है। लोकेश, ओ लोकेश, यहाँ तो आ जरा। लोकेश अपनी माँ की आवाज सुनता है और अंदर जाता है। क्या हुआ माँ? यहाँ आ बेटा, मेरे पास बैठ। लोकेश अपनी माँ के पास बैठ जाता है। तब गीता बड़े प्यार से, तू मेरी चिंता मत कर बेटा, मेरा तो समय आ गया है। पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए और मुझे जाना पड़ जाए। शुभ शुभ बोलो माँ, ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? देख बेटा, मैंने तेरी और बहू की सारी बातें सुन ली थी। मैं तो बस इतना कह रही थी कि तू जो मेरी दवाइयों पर पैसा खर्च करता है ना, वो अब मत किया कर। तू अपना कर्ज उतार और ये घर और जमीन बचा। अगर ये भी तेरे हाथ से चला ऐसा कहकर वो भी सोने चला जाता है। कुछ समय बाद बरसात इस बार कुछ ज्यादा ही हो रही थी, जिसके कारण लोकेश की आधी फसल भी खराब हो गई थी। बरसात के साथ ही सर्दियां भी शुरू हो चुकी थी और लोकेश के 2 महीने भी लगभग खत्म होने वाले थे। पर वो ना तो पैसों का इंतजाम कर पाया था और ना ही अपनी माँ का इलाज। गीता की तबीयत अब ज्यादा खराब रहने लगी थी, जिसे देखकर लोकेश की चिंता कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी थी। उसने गांव के कुछ लोगों से पैसे मांगने की कोशिश की, पर कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। अब सर्दियां भी बढ़ने लगी थी और लोकेश और उसके परिवार के पास सर्दियों से बचने के लिए कोई साधन भी नहीं था। पैसे ना होने के कारण वो अपनी माँ के लिए कंबल भी नहीं खरीद पा रहा था। अपनी माँ को फटे पुराने कंबल में कांपते हुए देख उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो कर भी तो क्या सकता था। बेचारा मन मार कर रह जाता। ऐसे ही एक दिन वो अपनी पत्नी से कहता है, आरती, कैसा होगा सब? कैसे मैं तुम लोगों को बेघर होने से बचाऊं? और ऊपर से ये सर्दियां, कैसे बच पाएंगे हम इस ठंड से? माँ की हालत तो खराब होती ही जा रही है। कैसे बचाऊंगा मैं माँ को इस ठंड से? आरती चुपचाप अपने पति की बातें सुन रही थी। उसको पता था कि कुछ नहीं हो सकता। वो अब अपना घर और जमीन खो देंगे। अपनी भीगी हुई आंखों से वो कभी लोकेश को देखते तो कभी अपनी बेटी पूजा को। लोकेश भी बैठकर चुपचाप यही सोचता रहता है कि वो अब क्या करेगा जब उसके पास घर और खेत ही नहीं बचेगा। ऐसे ही दिन गुजरते गए और एक दिन लोकेश के घर जमींदार गुस्से में पहुंच जाता है। जमींदार को आते देखकर लोकेश को ये समझने में देर नहीं लगी कि उसके और उसके परिवार के साथ अब क्या होने वाला है। क्या हो रहा लोकेश, हो गया पैसे का इंतजाम? नहीं मालिक। अरे वाह, तुझे पता है ना क्या होगा तेरे साथ अब? लोकेश हाथ जोड़कर जमींदार के पैरों में बैठ जाता है और कहता है, मालिक, कुछ दिन का समय और मिल जाता तो अच्छा होता। इतनी ठंड में कहाँ जाएंगे हम लोग? कुछ तो तरस करो हम पर।
जमींदार जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, तुमको और समय नहीं मिलेगा अब। हं, बस बोला था ना मैंने। और अब तू मेरे सामने रोने का नाटक मत कर। ऐसा कहकर जमींदार अपने आदमियों को इशारा करके उनका सामान बाहर फेंकने को कहता है और आदमी लोकेश के घर का सामान बाहर फेंकने लगते हैं। लोकेश की बेटी पूजा ये सब देखकर डर जाती है और अपनी माँ से लिपटकर जोर जोर से रोने लगती है। ये देखकर लोकेश कहता है, मालिक थोड़ी दया करो मुझ गरीब पर। मैं अपनी बीमार माँ और छोटी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगा मैं इतनी ठंड में। मेरी माँ मर जाएगी ठंड से। तरस करो हम पर। पर जमींदार उसकी एक नहीं सुनता है और उनका सारा सामान घर से बाहर फेंक देता है। लोकेश और उसकी पत्नी रोते रोते अपना सामान इकट्ठा करने लगते हैं और उसकी बेटी अपनी दादी के पास बैठकर अपनी छोटी छोटी आंखों से अपनी माँ और बाबा को रोता हुआ देखती है। लोकेश अपनी माँ, बेटी और पत्नी के साथ घर के बाहर सड़क पर ही बैठ जाता है। जैसे जैसे रात होने लगती है वैसे वैसे ठंड भी बढ़ने लगती है और चारों ओर कोहरा भी छाने लगता है। ठंड से बचने के लिए उनके पास कंबल भी नहीं थे। जो थे वो भी उस हालत में नहीं थे कि उनसे ठंड से बचा जा सके। लोकेश की माँ गीता की तबीयत खराब होने लगी। वो बुरी तरह ठंड से कांपने लगी। लोकेश अपनी माँ को ठंड से बचाने के लिए आग जलाता है। उसकी माँ को थोड़ा आराम मिलता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और गीता ज्यादा दिन ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। लोकेश पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उसकी आंखों के सामने उसकी माँ ने दम तोड़ दिया और वो कुछ भी नहीं कर सका। कुछ दिन बाद पूजा भी ठंड की वजह से बीमार रहने लगी थी, पर अब वो अपनी बेटी को नहीं खोना चाहता था। वो लोगों को खेतों में काम करने लगा और उसकी अपनी आरती भी लोगों के घर में खाना बनाने और साफ सफाई का काम करने लगी। लोकेश ने गांव के बाहर ही अपने और अपने परिवार के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना ली थी। ठंड से बचने के लिए अब उसके पास एक छत थी और उसकी बेटी पूजा की तबीयत भी अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी। पर लोकेश को अभी भी माँ को खोने का बहुत अफसोस था। अपनी इस गरीबी और ठंड की वजह से उसने अपनी माँ को खो दिया था।